हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लिविंग के बारे में समझेंगे, यानी कि लिविंग होता क्या है। सबसे पहले हम लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लेकिन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लाइफ के बारे में समझेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ होता क्या है। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक लैपटॉप है और एक हाथ में हमारे पास कोई ह्यूमन बॉडी है, मान लेते हैं। सपोज़ अपने ही किसी फ्रेंड को ले लेते हैं। तो एक हमारे पास लैपटॉप है, एक हमारे पास ह्यूमन बॉडी है। उन दोनों को अगर हम किसी 20 मंजिले बिल्डिंग से अगर गिराते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, दोनों में से कोई तो बचेगा ही नहीं। एक का पूरा पार्ट ही पार्ट निकल जाएगा और दूसरा डेथ ही हो जाएगा। ठीक है, हम उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों के एक्सपर्ट के बाद ले जाएंगे, यानी लैपटॉप का जो एक्सपर्ट है उसको हम उसके पास ले जाएंगे और जो ह्यूमन का एक्सपर्ट है यानी डॉक्टर, उसके पास हम लेके जाएंगे। लैपटॉप जहां हम लेके गए उसके एक्सपर्ट के पास, वो है हार्डवेयर इंजीनियर। उससे हम बोले कि सर आप इसके पूरे पार्ट्स को चेंज कर दिए और इसको ऑपरेटिव बना दीजिए। ठीक है, तो वो हार्डवेयर इंजीनियर क्या बोला कि ठीक है, मैं इसके पार्ट को चेंज कर दूंगा और इसको ऑपरेटिव बना दूंगा। वो किया और वो लैपटॉप वर्क करने लगा। लेकिन हम गए डॉक्टर के पास, वो डेड बॉडी लेके। ठीक, तो वो डॉक्टर से हमने बोला कि सर आप इसके पूरे पार्ट को आप चेंज कर दीजिए। होता भी है, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं। उसी तरह हम उससे भी बोले कि सर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दीजिए और ह्यूमन बॉडी को भी ऑपरेटिव बना दीजिए, यानी इसमें लाइफ एग्जिस्ट करा दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो आखिर ये लाइफ होता क्या है, हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लाइफ के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ होता क्या है, जिसको हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं आत्मा। यानी आत्मा होता क्या है, लाइफ बोलते किसको हैं। तो लाइफ जो होता है, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ जो होता है वो यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जो कि खुद के ही केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जो कि लीड कराता है, यानी कराता है अपने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन को। ठीक है, यानी लाइफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस थ्रू ए केमिकल रिएक्शन विच लेड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लाइफ को समझेंगे। पहला, व्हाट इज लाइफ, लाइफ होता क्या है, इसी को समझना है। तो हम लोग क्या देखें, इट इज ए यूनिक, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ क्या है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, दैट एक्सप्रेस itself, that express itself through a chemical reaction which led to growth, adaptation, responsiveness and reproduction। यानी लाइफ क्या होता है? लाइफ जो है एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है
मॉलिक्यूल्स का, जो एक्सप्रेस करता है अपने ही केमिकल रिएक्शन को, जिसके चलते ग्रोथ, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन होता है। यानी सिंपली हम लाइफ को क्या कहें कि लाइफ जो है वो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, एक्टिव करता है, जिसके चलते ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ रिप्रोडक्शन को कराता है। ठीक है, तो लाइफ हमें समझ में आ गया। अब हम लिविंग बीइंग किसको कहते हैं इसको समझेंगे कि लिविंग बीइंग होता क्या है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो एग्जिबिट करता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यानी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग्स। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक को शो करे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग्स। ठीक है, यानी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर नोन एज लिविंग बीइंग। तो चलिए लिविंग बीइंग्स के बारे में देखते हैं। लिविंग बीइंग्स क्या होता है, लिविंग बीइंग्स द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स that exhibiting growth, reproduction, development and other कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, वो ऑब्जेक्ट जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट के साथ साथ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, लिविंग बीइंग। आर कॉल्ड एज लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग्स। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले, यानी लिविंग बीइंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो समझने से पहले हम दो चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरा होता है डिफाइनिंग फैक्टर। यानी ये दो चीज़ को पहले हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। पहले जो होता है हमारा है कैरेक्टर, यानी लिविंग बीइंग का क्या क्या कैरेक्टर होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम समझते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। वो प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं उसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग भी शो करते हैं उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दो चीज़ था हमारे पास, एक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है हमारा द डिफाइनिंग फैक्टर। यानी ये दोनों चीज़ को हम लोग को समझना था, तभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम दो चीज़ को समझते हैं। पहला था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ठीक, पहले इस दो चीज़ को हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होता है। ठीक है,
those property which is shown by both living and नॉन लिविंग, यानी वो प्रॉपर्टी जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के द्वारा शो होता है उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और डिफाइनिंग फैक्टर हमारा क्या होता है? ओनली शोज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही शो होगा। ठीक है, यानी उसी को हम कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो दोनों लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करेगा उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, यानी लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को देखते हैं वन बाय वन। Characteristics and defining properties of living organism। ठीक है, पहला हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले हम सेलुलर लेवल पे बात करेंगे। सेलुलर लेवल पे अगर बात करें तो क्या होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर पहले हम लोगों को मिलता है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर पहला हमारा प्रॉपर्टी आता है लिविंग बीइंग का। सेलुलर स्ट्रक्चर यानी वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ कैसे है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। लिविंग बींग्स तो जाहिर सी बात है वो तो एक प्रोटोप्लाज्म यानी सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए होते हैं, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, ये सबको पता है। तो सबसे पहले हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ईच लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, यानी कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। विच इज़ फॉर्म्ड बाय वन और मोर सेल्स, जो कि एक और एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। ईच लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ complex entity, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं। which is made up of one or more cells, जो कि एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो सेल जाहिर सी बात है, सेल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ होता है, यानी सेल के अंदर क्या मिलता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म से मिलके बना हुआ होता है। दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द
organism due to the specific interaction between the different types of molecules in the cells is known as metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ड्यू टू द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल. किसके चलते हैं? सेल्स के मॉलिक्यूल्स के चलते जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक. दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल reaction takes place inside the organism. Sum of all chemical reaction take place inside the organism due to the specific interaction between the molecules of the cells. ठीक है. यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ड्यू टू द स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है. जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं. ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिज्म के बारे में और अगर हम ध्यान से समझें तो ये क्या होता है? ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. डेवलपमेंट, मूवमेंट, ये सब किसके चलते होता है? ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म. यानी जितना भी ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी है वो सब मेटाबॉलिज्म के चलते ही होता है. यानी ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड एज वेल एज रिप्रोडक्शन इज ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म. ऑल द activity including development, growth and reproduction is due to मेटाबॉलिज्म. ये सब किसके चलते होता है? मेटाबॉलिज्म के कारण ही ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, डेवलपमेंट या मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं. ठीक. नो मेटाबॉलिज्म टेक्स place in non-living organism. यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते हैं. ठीक है. तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है हमारा ग्रोथ. ठीक है. तो ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ के बारे में अभी हम समझेंगे. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या उसके मासेस, यानी सेल का नंबर इंक्रीज कर जाना या फिर मास इंक्रीज कर जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ. ठीक है. यानी ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज ग्रोथ. ठीक है. तीसरा प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे जो कि ग्रोथ है. तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा ग्रोथ. तो क्या है ये ग्रोथ?
इंक्रीजेज या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक, यानी सेल के नंबर इंक्रीज हो जाना या मास इन बॉडी, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। यानी सेल का नंबर इंक्रीज हो जाना हमारे ह्यूमन बॉडी में ही ग्रोथ कहलाता है, ठीक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रोथ होता है, ठीक। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म growth is due to सेल डिवीज़न। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किसके चलते होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू। एक टाइम पे हमारा ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जब हम प्लांट के केस में अगर बात करें, प्लांट का अगर हम एग्जांपल लें, तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक। यानी प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक। तो अगर हम प्लांट का बात करें तो उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। और किस एरिया से होता है, मेरिस्टेमेटिक एरिया, यानी उसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके चलते उनमें ग्रोथ होता है। तो हम अगर तीसरा पॉइंट को समझना चाहें तो क्या हम उसको समझेंगे, कैसे उसको बोलेंगे, इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ हैविंग ए मेरिस्टेमेटिक एरिया वेयर अ सेल डिवीज़न अकर, ठीक है। इन प्लांट growth is continue throughout his life, यानी प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो उसके लाइफ यानी थ्रू आउट द लाइफ होता है। हैविंग मेरिस्टेमेटिक एरिया वेयर द सेल डिवीज़न अकर, और मेरिस्टेमेटिक एरिया में ही क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है प्लांट में, ठीक है। कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं माउंटेन का। हर साल उसका हाइट इंक्रीज होता है, यानी वो भी ग्रो करता है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, लेकिन क्या है एग्जैक्टली रीज़न, उसको अब हम देखेंगे। अभी तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, अब नॉन लिविंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज माउंटेन। आप लोग सुने ही होंगे कि हर साल माउंटेन का हाइट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। ड्यू टू द एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी इसके आउटर सरफेस पे बाहरी यानी बाहर के सरफेस पे आके बाहर से मिट्टी वगैरह बाई एयर क्या होते हैं, आके डिकम्पोज होते हैं, जिसके चलते इनका हाइट क्या होता है, हर साल इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी ग्रोथ जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंटरसिनिक होता है और एक एक्सटर्सिनिक। इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, और जो एक्सटर्न यानी जो बाहरी ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, जैसे में है हमारा माउंटेन, ठीक है। तो हम डेड ऑर्गेनिज्म यानी माउंटेन के बारे में समझें। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि डेड ऑर्गेनिज्म क्या ग्रोथ को शो करता है या नहीं। सच एज माउंटेन, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हमारा
क्या आता है, माउंटेन। यानी डेड ऑर्गेनिज्म, हम सब जानते हैं कि डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है, ठीक। हाउएवर सम नॉन लिविंग आर्टिकल्स सच एज माउंटेन इंक्रीजेस इट्स हाइट या साइज। यानी नॉन लिविंग कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि अपना हाइट या साइज इंक्रीज करते हैं। ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस। यानी ये हर साल अपना साइज इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। यानी इसके सरफेस पे इसी की तरह कोई सिमिलर मटेरियल आके क्या हो जाता है, आज के ऐड हो जाता है। उसी के चलते इसका हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी इसके आउटर सरफेस पे इसी की टाइप का सिमिलर मटेरियल आके डिकम्पोज हो जाता है। उसी के चलते माउंटेन्स या फिर बिल्डिंग्स, स्टोन्स, ये सब का क्या होता है, हाइट इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रीशन। यानी एक्रीशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। एक्रीशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। कोई दिक्कत? यानी माउंटेन्स, बिल्डिंग, स्टोन्स, ये सब अपना हाइट यानी इन लोग का साइज कैसे इंक्रीज होता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। और यही जो सिमिलर मटेरियल इसके सरफेस पे ऐड होते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं एक्रीशन, यानी सिंपली इंक्रीज। एक्रीशन का मतलब होता है हमारा इंक्रीज। एक टर्म है हमारा इंटरसुसेप्शन, ठीक। इंटरसुसेप्शन, इसका मतलब क्या होता है, विद इन टू रिसीव्स। यानी इंटरेस्ट का क्या होता है, विद इन, और सुसेप्शन का मतलब हुआ रिसीव। यानी इंटरनली जो कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है या फिर रिसीव करता है। यानी ये तो था अपने आउटर सरफेस पे सिमिलर मटेरियल क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। यानी इसके आउटर सरफेस पे कोई मटेरियल आके डिकम्पोज हो रहा था, जिसके चलते माउंटेन्स, बिल्डिंग या स्टोन्स का साइज इंक्रीज कर रहा था। लेकिन ह्यूमन बॉडी में साइज जो इंक्रीज होता है वो विद इन, यानी उसके अंदर में मटेरियल आके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सिंपली हम में एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल, न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, ये सब का। तो ये सब हमारा बॉडी इंटरनली एब्जॉर्व कर रहा है। इसी को हम एक टर्म देते हैं इंटरसुसेप्शन, जिसको हम कहते हैं विद इन रिसीव्स, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कि है हमारा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम कैसे समझते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। यानी सिंपली हम इसको क्या समझते हैं, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का, जो कि हमारी तरह हुबहू दिखता है। कहने का मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज़ एक ह्यूमन बीइंग ही है, तो वो अगर अपने जैसा, अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर एक डॉग है तो वो अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने ही तरह एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यानी रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन क्या हुआ,
इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to their offspring. offspring कहने का मतलब क्या? individual which gives rise to their offspring similar to itself. ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि उसकी ही तरह दिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है प्रॉपर्टी वो है वेरिएबल। सिंपली उसको हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरिएशन। सबसे पहले हम वेरिएशन को समझते हैं। वेरिएशन कहने का मतलब कि भिन्न, यानी डिफरेंसेस, यानी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सपोज़ हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम में भी डिफरेंसेस हैं, यानी हम में क्या क्या वेरिएशन हैं। अगर हम फिजिकली बात करें तो हम में बहुत से वेरिएशन हैं। सबसे पहले अगर हम अपने ईयर पिन्ना का ही बात करें, अपने अगर ईयर पिन्ना के नीचे अगर ईयर लोब को देखें तो बहुत से ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग में किसी किसी का ईयर पिन्ना यानी ईयर लोब जो होता है वो फ्रीली होता है, बहुतों का वो अटैच होता है, जैसे कि मेरा अटैच है, बहुतों का ये फ्रीली होता है। किसी का नोज़, ठीक है, किसी का चिक, यानी ये सब बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। किसी के फेस पे डिम्पल आना, ठीक, ये सब क्या है? वेरिएशन है ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक, तो वेरिएशन को हम कैसे समझते हैं? वेरिएशन इज़ अ प्रोसेस, यानी वेरिएशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेज वेरिएशन, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वेरिएशन पोज यानी शो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेज वेरिएशन एंड हैव एबिलिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म possesses variation and have ability to evolve with time। इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है इन सर्च ऑफ फूड्स, शेल्टर एंड मेटिंग। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस चेंज करता है, किस लिए? शेल्टर के खोज के लिए, फूड्स के लिए और साथ साथ मेटिंग के लिए। ठीक, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म shows movement of their body parts, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के पार्ट्स में भी क्या शो करते हैं? मूवमेंट्स। ठीक है, some are
एबल टू some are able to move from place to place। कुछ जो हैं उनमें से वो प्लेस टू प्लेस मूव भी करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो जो है वो क्या है, लाइफ स्पैन। अब जब इतना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो लाइफ, एक बार उसके लाइफ स्पैन को भी समझना है। लाइफ स्पैन यानी जीवन काल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बर्थ जब किए हैं यानी जन्म लिए हैं तो एक ना एक दिन वो मरेंगे ही। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको देखते हैं। वो पीरियड यानी बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ का ड्यूरेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। सिंपली द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, ये ना कि एक्सीडेंटली कोई डेथ हो गया तो उसको हम लाइफ स्पैन कहेंगे। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही बात करें, ह्यूमन का नेचुरल लाइफ स्पैन क्या है, 70 से 80 ईयर। ठीक है, यानी ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो है 70 या 80, इससे ज़्यादा तो अब कोई ज़िंदा तो रह ही नहीं रहा है। अगर इसके बीच या फिर इससे पहले कोई एक्सीडेंटली डेथ कर जाता है तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। कुछ का आप बताएं। पैरोट, बनियान ट्री, क्रो, इनका आप लाइफ स्पैन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा डेथ। डेथ होता क्या है, यानी जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी हैं वो जिस समय हमारे बॉडी में स्टॉप हो जाएं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी हो रहे हैं वो अगर फंक्शन करना स्टॉप कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। यानी द स्टॉपेज ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डेथ। The stoppage of various life process activity, यानी जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी हैं वो सब किसी इंडिविजुअल में क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसी को हम क्या टर्म देते हैं, डेथ। द स्टॉपेज ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं डेथ। तो लाइफ स्पैन और डेथ में आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, और साथ ही साथ सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिए हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उसको भी हम ध्यान से देखें। अब हम सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, यानी यहाँ से आपका कोर चैप्टर यानी चैप्टर का कोर स्टार्ट होता है।
यानी ये सब तो था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अब यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। The diversity in living world, यानी लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं। डाइवर्सिटी यानी वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। सिंपली इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के ब्रैकेट में ही बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी हम बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या वेरिएशन वगैरह देखते हैं। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी means variety of life forms found in particular region, यानी वो पार्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के फ्लोरा या फौना पाते हैं, यानी कितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। करेंटली हमारे इंडिया में या फिर हमारे साइंस में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज यानी ऑर्गेनिज्म अभी तक रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। करेंटली देयर आर सम 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ लिविंग स्पीसीज नोन टू साइंस, यानी साइंस को 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक पता चला है। हर साल 15,000 न्यू स्पीसीज भी डिस्कवर होते हैं, ठीक। करेंटली देयर आर 1.7 to 1.8 millions of species of organism are known, ठीक है। यानी अब तक 1.7 से 1.8 तक मिलियंस ऑफ स्पीसीज पता चले हैं साइंस को। एवरी ईयर 15,000 न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। हर साल 15,000 नए स्पीसीज भी खोज लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब इतने सारे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो इन सब के ट्रू रिलेशनशिप को समझना भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम इन सारे ऑर्गेनिज्म के बीच का ट्रू रिलेशनशिप अगर समझना चाहते हैं तो इनको हम एक प्रॉपर सिस्टम से समझते हैं। यानी उस प्रॉपर सिस्टम में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डील करते हैं। यानी इस तीनों से, यानी इस प्रॉपर सिस्टम से ही हम इसके बीच के ट्रू रिलेशनशिप को समझते हैं। यानी विथ सच ए लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ एसेंशियल्स टू हैव देयर प्रॉपर सिस्टम। यानी जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज़ हैं तो इनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया होगा, ठीक। वो प्रॉपर सिस्टम में नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आता है, और इन्हीं तीनों के चलते हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच का ट्रू रिलेशनशिप समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं।
टर्मिनोलॉजी यानी कुछ टर्म्स हैं। पहला जो टर्म है हमारा सिस्टमैटिक। पहला टर्म क्या है हमारा? सिस्टमैटिक। दूसरा टैक्सोनॉमी। ठीक, दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी क्या है? टैक्सोनॉमी। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन। फोर्थ है हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी ये हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और एट लास्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसके टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर या सीक्वेंस। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर या सीक्वेंस। यानी हम सिस्टमैटिक में क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म के ऑर्डर, यानी ऑर्गेनिज्म को कैसे किस सीक्वेंस से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारा टर्मिनोलॉजी जो है वो है सिस्टमैटिक। यानी सिस्टमैटिक को हम सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टमैटिक होता क्या है। सिस्टमैटिक यानी ऑर्डर और सीक्वेंस। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर या सीक्वेंस। सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। यानी सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो सैमसन के द्वारा दिया गया था। सिस्टमैटिक कहता क्या है? वो साइंस, यानी साइंस दैट डील विथ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी वो साइंस जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को डील करता है और उसके कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस में बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। यानी सिस्टमैटिक क्या है? वो साइंस है जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताता है, उसके एग्जैक्ट कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। ठीक, दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी क्या था? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है उसको हम सिंपली अरेंजमेंट समझते हैं। यानी टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और ये जो है वो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, डी कैंडोली। ठीक है, जो कि 1813 में दिए थे। यानी डी कैंडोली के द्वारा टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया गया था, बताया गया था। तो टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी बोलते किसको हैं? इसको हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the identification, nomenclature and classification of an ऑर्गेनिज्म। यानी वो साइंस जो आइडेंटिफिकेशन यानी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारा है टर्मिनोलॉजी क्लासिफिकेशन। तीसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन होता है क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है। यानी ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज करते हैं, उसके कैटेगरी में डिवाइड यानी बांटते हैं, या फिर उसके ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप या कैटेगरी में बांटते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी जो है वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नोमेनक्लेचर। यानी वो साइंस जो किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट या प्रॉपर नेम प्रोवाइड करता है। यानी द साइंस दैट प्रोवाइड डिस्टिंक्ट और प्रॉपर नेम टू ऑर्गेनिज्म। क्यों वो नेम प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर नेम क्यों देता है? ताकि कोई ऑर्गेनिज्म इजीली आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं?
नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर थ्रू द नोमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म गिवन 2 नेम्स। नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिया जाता है, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है हमारा स्पीसीज नेम। ठीक, एक जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है और दूसरा होता है हमारा स्पीसीज नेम। एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। ठीक, अगर मैंगो का हम अगर नोमेनक्लेचर करें तो इसका क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। यानी मैंगो का हम अगर नोमेनक्लेचर करें तो इसका 2 नाम, एक मैंजीफेरा और दूसरा इंडिका, यानी एक हमारा इसमें जेनरिक नेम और दूसरा है हमारा स्पीसीज नेम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन के बारे में अब थोड़ा हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग ऑफ, यानी ऑर्गेनिज्म को फाइंड करना। यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग, यानी फाइंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्ट नेम, फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे उसको क्या किए, उसके कैटेगरी और ग्रुप में डिवाइड किए। तो उसी में हम उसके करेक्ट नेम और प्लेस को जब फाइंड करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम 1 बाय 1 फर्दर डिस्कस करेंगे।